Good morning friends, welcome to Swastik Academy YouTube channel. In the series of Environment in Ecology, today we will discuss about aquatic ecosystems. तो aquatic वर्ड से आपको क्लियर हो रहा है कि जो एक्वा यानी कि वाटर में पाए जाने वाला इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, उसे हम एक्वेटिक इकोसिस्टम कहेंगे। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम में कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और अलग अलग फॉर्म में वो वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। धीरे धीरे डिटेल में हम सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले एक्वेटिक इकोसिस्टम होता क्या है? तो एक्वेटिक इकोसिस्टम एक ऐसा इकोसिस्टम है जो कि पानी में पाया जाता है। अब वो वाटर में है तो वाटर बॉडीज जो है वो भी कई तरह की होती है। रिवर्स हो सकता है, ओशियन, लेक्स, पॉन्ड्स, सी, कुछ भी हो सकता है। तो उसके बेसिस पे भी उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो बेसिकली तीन तरह का होता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है वो ऐसा इकोसिस्टम है जो कि फ्रेश वाटर यानी कि रिवर्स में पाया जाता है या फिर जिसमें सॉल्टी वाटर ना हो, यानी कि फ्रेश वाटर का मतलब है नो सॉल्टी वाटर। ओके, जो कि ओशियंस में होता है सॉल्ट, तो यहाँ पे सॉल्ट नहीं होगा। यहाँ पे आप देखेंगे सैलिनिटी नहीं है, ये भी दो अपने पार्ट्स में डिवाइड है, यानी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम भी फर्दर डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, लैंटिक और लोटिक, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो लैंटिक और लोटिक, लैंटिक का मतलब है स्टेबल यानी जो बहता हुआ पानी नहीं है, और लोटिक का मतलब है जो कि लोटिक का मतलब यहाँ पे है रनिंग वाटर और ये है लैंटिक। ठीक है, तो लोटिक का मतलब रनिंग वाटर यानी कि वो रिवर्स में जो कि कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, और लैंटिक जो कि एक जगह पे ठहरा हुआ है, यानी कि जैसे पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, उस तरह से। यहाँ पे फिर आप देखेंगे सेकेंड नंबर पे आता है हमारा मरीन इकोसिस्टम। मरीन यानी कि ओशियन और सी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम मरीन इकोसिस्टम बोलेंगे। यहाँ पे जो सैलिनिटी है बहुत ज्यादा हायर होती है। तो द बॉटम बॉडीज कंटेन द सॉल्ट कंसंट्रेशन इक्वल और अबव द सी लेवल, दैट इज 35 ppt और अबव। तो यहाँ पे सैलिनिटी जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। इमेज में आप देख सकते हैं किस तरह से मरीन इकोसिस्टम में एक दूसरे से ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट करते हैं। ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं इन चीजों को, इसीलिए ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए ज़ूप्लैंक्टन्स है, ब्रायोजन्स है, ये सब क्या है? ये फिश के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं और फिश जो है फर्दर अपने लिए दूसरे एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट होती है। जैसे कि यहाँ पे कोराल्स है, बैक्टीरियाज है, सीवीड्स है, ये सभी आपस में एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, इंटरैक्ट है, कोई शेल्टर के लिए और कोई फूड के लिए। फिर आप देखेंगे ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। ब्रैकिश वाटर फ्रेश और मरीन दोनों के बीच का पार्ट होता है। ब्रैकिश वाटर में जो सैलिनिटी है वो 5 से 35 ppt के बीच में होती है। समझ में आया? यानी कि बहुत ज्यादा ना सैलिनिटी होगी ना बहुत कम, एकदम फ्रेश भी नहीं होगा, दोनों के बीच का है। अब बीच का कैसे है? देखो, जो लेक्स होते हैं, लेक्स कैसे बनते हैं? रिवर से भी बनते हैं, और जो ओशियन या सी होते हैं, समुद्र होते हैं, उनके बीच में या लैंड और सी के बीच में भी जो वाटर का फ्लो होता है वहां पे भी लेक्स बन जाते हैं। वो आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। तो वहां पे लैंड यानी रिवर वाटर की भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी और कुछ मरीन वाटर की भी होंगी। तो ब्रैकिश वाटर जो होता है वो दोनों के बीच का पार्ट होता है, यानी सैलिनिटी थोड़ी सी कम होती है लेकिन एकदम से फ्रेश भी नहीं होता। तो वहां पे भी इस तरह का इकोसिस्टम होगा। फ्रेश सॉल्ट ग्राउंड वाटर भी है वहां पे, यानी जमीन से जो पानी आ रहा है वो फ्रेश होगा। ओके, उसमें सैलिनिटी नहीं होगी। लेकिन जो सलाइन वाटर आ रहा है किसी ओशियन या सी से या टाइड्स के थ्रू, वो कैसा होगा? सलाइन होगा, यानी दोनों वाटर यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, समझ में आया ये ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। फिर हम देखते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे? जो एक्वेटिक वाटर बॉडीज में सस्टेन कर रहे हैं उन्हें हम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कह रहे हैं। तो क्या सारे के सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सेम कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं? बिल्कुल नहीं, बहुत अलग अलग तरह के यहाँ पे एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं न्यूस्टन। न्यूस्टन क्या होता है? कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो ना तो पानी के एकदम से अंदर रहते और ना ही पानी से दूर रहते, यानी कि
वाटर और एयर के इंटरफेस में वो सस्टेन करते हैं, दोनों के बीच में रहना पसंद करते हैं। यानी उन्हें मॉइस्चर भी चाहिए, थोड़ा सा वाटर भी चाहिए, और एकदम से उसके अंदर भी नहीं सस्टेन कर सकते। तो दोनों के बीच में जो रहते हैं उन्हें हम न्यूस्टन बोलते हैं। समझ आया यहाँ पे? विच लाई ऑन द इंटरफेस सच एज फ्लोटिंग प्लांट्स। जैसे फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं, यानी नीचे से वो वाटर बॉडी में भी हैं बट ऊपर से एयर के कांटेक्ट में भी हैं। ओके, फिर हम यहाँ पे देखेंगे पेरीफाइटन। जब भी आप किसी रिवर किनारे, रिवर के या फिर किसी भी शोर पे जाते हैं, या जब हम बोट से ट्रैवल करते हैं, तो हम देखते हैं जो वहां पे चट्टाने होती, छोटे छोटे से रॉक्स होते हैं, उस पे एक चिकना चिकना ग्रीन कलर की एल्गी होती है, उसे हम बोलते हैं पेरीफाइटन। डेफिनेशन आप देखो, दीज ऑर्गेनिजम्स विच रिमेन अटैच्ड विद द स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ द रूटेड प्लांट्स और सब्सटेंस इमर्जिंग अबव द बॉटम मड। यानी मिट्टी के ऊपर जो अटैच हो जाता है चिकना चिकना ग्रीन सब्सटेंस, इसे हम एल्गी का ही एक रूप बोल सकते हैं, उसे हम पेरीफाइटन्स बोलते हैं। ये जो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं उनके रूट से भी अटैच हो जाते हैं, या रॉक से भी अटैच हो जाते हैं, सॉइल सबस्ट्रेटम से भी अटैच हो जाते हैं, और क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा नमी होती है इसीलिए ये थोड़ा सा चिकना महसूस होता है, फिसलन महसूस होती है हमें यहाँ पे। ओके, फिर है प्लैंक्टन्स। देखो, प्लैंक्टन्स को हमने पहले भी पढ़ा था कि फिश जो है वो प्लैंक्टन्स को कंज्यूम करती है एज अ फूड। तो प्लैंक्टन्स बहुत ही माइक्रोस्कोपिक एल्गी होते हैं, एक तरह से माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, बहुत छोटे साइज में होते हैं, तो वो यहाँ पे प्लैंक्टन हो गए। फिर हम देखते हैं नेक्टन्स। अब नेक्टन्स क्या होते हैं? दीज ग्रुप कंटेन्स एनिमल्स विच आर स्विमर्स। ये देखो, आप इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये बड़ी फिश है और उसके पीछे बहुत सारे लार्ज अमाउंट में, लार्ज नंबर में छोटी छोटी सी फिशेस जैसे जो हमें ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं, उन्हीं को हम नेक्टन्स बोलते हैं। यानी बहुत छोटे साइज में होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, कंटिन्यूअसली फ्लो करते हैं, एक जगह पे चिपके हुए नहीं रहते हैं, कंटिन्यूअसली फ्लो करते हैं, इस तरह से जो आपको ये छोटी छोटी दिख रहे हैं। ओके, तो ये हमारे हो गए नेक्टन्स। फिर है बैंथोस। बैंथोस क्या होते हैं? देखो, बैंथोस बहुत ज्यादा डेप्थ में पाए जाते हैं, यानी कि जब हम एकदम डेप्थ में जाएंगे किसी भी मरीन इकोसिस्टम के, तो वहां पे हमें मिलेंगे बॉटम में एक्वेटिक इकोसिस्टम कंटेन्स वेल डेवलप्ड बैंथोस, यानी बहुत डीप में ये पाए जाते हैं। इमेज से आपको समझ में आएगा किस तरह से होते हैं बैंथोस। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्वेटिक हैबिटेट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एक्वेटिक हैबिटेट को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले सनलाइट। देखो, जहां तक सनलाइट जाती है वहां तक होता है फोटिक जोन, और कई सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ फोटिक जोन में ही सरवाइव कर पाते हैं। अगर सनलाइट का जो अमाउंट है वो कम हो जाए या फिर नहीं मिले तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अब सनलाइट के अकॉर्डिंग ये फोटिक जोन है और एफोटिक जोन है। एफोटिक जोन क्या होते हैं? जहां पर सनलाइट नहीं जा रही, यानी डेप्थ में। ओशन में हम जितने डेप्थ में जाएंगे सनलाइट कम होती जाएगी, डार्कनेस बढ़ती जाएगी। फिर है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अगर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाती है तो एक्वेटिक इकोसिस्टम पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसके अमाउंट में बैलेंस होना चाहिए। फिर है ट्रांसपेरेंसी। अगर वाटर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है तो ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी और एक्वेटिक लाइफ को हार्म होगा। फिर टेम्परेचर। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो लो टेम्परेचर में रह पाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं थोड़े से हाई टेम्परेचर में रहते हैं, जैसे कि कोराल रीफ्स की जब हम बात करते हैं तो कोराल पॉलिप्स जो है वो ऐसे टेम्परेचर में रह पाते हैं जो कि बहुत ज्यादा गर्म भी ना हो, मॉडरेट हो, और बहुत ज्यादा ठंडा भी ना हो। ठीक है, तो वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे रहते हैं, डीप ओशन में नहीं रह पाते क्योंकि वहां पे उनको सनलाइट भी कम मिलेगी और टेम्परेचर भी बहुत कम होता जाएगा। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जो फैक्टर्स है वो एक्वेटिक लाइफ को कैसे इफेक्ट करते हैं। ठीक, फिर है यहाँ पे हमारा विंटर किल। अब विंटर किल क्या होता है? इमेज को ध्यान से देख के ऑब्जर्व जब आप करेंगे तो आपको समझ आएगा कि अगर किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर, अगर वो एक ऐसे क्लाइमेट में है जहां पे वाटर फ्रीज हो रहा है, फ्रोजन वाटर है, तो
अगर किसी वाटर बॉडी के ऊपर की लेयर जो है, वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाए, एकदम से बंद हो जाए, तो वहां पे जो ऑक्सीजन है वो अंदर तक जा नहीं पाएगी, यानी उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगा। ऐसे समय में जो अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जो डेप्थ में ऑर्गेनिजम्स हैं, मरीन ऑर्गेनिज्म, उन तक ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा, एसेंशियल न्यूट्रिशन का सप्लाई नहीं होगा और वो वहां पे मर जाएंगे। तो उसे हम बोलते हैं विंटर किल, क्योंकि ये आइस जमने की वजह से हो रहा है, आइस की एक लेयर जम रही है उसकी वजह से हो रहा है। फिर हम देखते हैं लेक इकोलॉजी। जैसे अभी हमने देखा मरीन इकोलॉजी, ये 3 पार्ट्स हम बेसिक पढ़ रहे थे, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम और ब्रैकिश। तो ये जो लेक इकोलॉजी है वो ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम में आएगा, जो हमारा 3rd पार्ट है, यानी यहाँ पे सैलिनिटी जो है वो मॉडरेट रहती है। तो लेक इकोलॉजी को आप इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी है और कई सारे प्रोड्यूसर्स भी है, कंज्यूमर्स भी, जो एक दूसरे से इंटरैक्ट होकर आपस में सस्टेन कर पा रहे हैं। अब एजिंग ऑफ लेक्स क्या होता है? लेक्स आर born as they originate by various geological geomorphic events and grow with time to time in various stages. लेक्स जो होते हैं वो जियोलॉजिकल फिनोमिनन्स का एक पार्ट होते हैं। अगर कहीं पे अचानक से पानी भर गया किसी भी जियोलॉजिकल इवेंट की वजह से, तो वहां पे एक छोटा सा लेक बन जाएगा। लेकिन अगर वही दूसरी तरफ उसमें नीचे से बहुत ज्यादा सेडिमेंटेशन होना चालू हो रहा है, तो धीरे धीरे करके वो लेक पूरा मिट्टी से भर जाएगा, वहां पे वाटर लेवल कम होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब वो लेक वहां पे खत्म हो जाएगा। वी कॉल इट एजिंग ऑफ लेक्स, यानी समय के अनुसार बन भी रहे हैं और समय के साथ साथ खत्म भी हो रहे हैं। ठीक, अब जो लेक्स है मेजरली कहाँ पे मिलते हैं? नेचुरल लेक्स हम देखेंगे नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में पाए जाते हैं, जो हिमालय वाला पार्ट है। वहां पे बहुत सारी रिवर्स है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, जो कि कई सारे सुंदर सुंदर लेक्स भी बनाती है। या फिर हम एरिड रीजन में देखेंगे, अगर एरिड रीजन में छोटे छोटे कहीं पे भी वाटर इकट्ठा हो जाता है, उसे हम ओएसिस भी बोलते हैं और लेक्स भी हो सकते हैं। फिर आप यहाँ पे एक फैक्ट देखिए, जो अमीनपुर लेक है वो पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है इंडिया का, जो कि बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत बनाया गया था इन द सेंस उसे हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। इट इज एन एंशिएंट मैन-मेड लेक इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ तेलंगाना। तो कहाँ पे है ये? तेलंगाना में है। नाम क्या है? अमीनपुर लेक, और पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है इंडिया का, जो कि 2002 में डिक्लेयर किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है आपको। फिर यहाँ पे देखिए आप लेक सुदर्शन, जो कि गुजरात में है। तो लेक सुदर्शन जो गुजरात में है वो ओल्डेस्ट मैन मेड लेक है, यानी आर्टिफिशियल नहीं है, पर ओल्डेस्ट मैन मेड लेक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन लेक ओल्डेस्ट मैन मेड लेक, और कहां पर है? गुजरात में। फिर हम नेक्स्ट समझेंगे यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? जब भी हम मरीन इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं या एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर इकोसिस्टम वहां पे है, यानी कि वहां पे सारी की सारी एसेंशियल कमोडिटीज होनी चाहिए, यानी न्यूट्रिशन होना चाहिए, फूड प्रॉपर होना चाहिए, शेल्टर प्रॉपर होना चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बैलेंस होना चाहिए। तो ये जो बैलेंस न्यूट्रिशन है, अगर किसी भी वाटर बॉडी में बैलेंस न्यूट्रिशन पाया जा रहा है, उसे हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। लेकिन अगर यही न्यूट्रिएंट्स ओवर हो जाए तो क्या होगा? उसका नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पे पड़ने लगेगा। तो देखिए आप, यूट्रोफिया मीन्स एडिक्वेट एंड हेल्दी न्यूट्रिशन। यूट्रोफिया का मतलब क्या होता है? एडिक्वेट यानी सफिशिएंट, और हेल्दी न्यूट्रिशन। ठीक, it is a syndrome of ecosystem response to addition of artificial or natural substances such as nitrates, phosphorus. Nitrates और phosphorus, इनकी एक डेफिनेट अमाउंट में जरूरत होती है यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को। फिर यूट्रोफिकेशन इज द एनरिचमेंट ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम बाय एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब यूट्रोफिकेशन क्या हो रहा है? अगर हम न्यूट्रिशन का एडिशन कर रहे हैं तो उसे हम यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस कहेंगे। देखो,
अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, क्यों हम यूट्रोफिकेशन को पढ़ रहे हैं? ठीक है, न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स हैं और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं, खुश हैं अपनी दुनिया में, पर हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब भी किसी चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगता है तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, एक इंपॉर्टेंट कंसर्न हो जाता है हमारे सामने। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसी होती हैं जो कि थोड़े से अमाउंट में हो तो अच्छी होती है, लेकिन अगर उनका ओवरडोज हो जाए तो वही चीज बहुत हार्मफुल हो जाती है। ये आप लेक देखेंगे, यहाँ पे जो लेयर है ये ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है, अगर ये लेयर वाटर को ऊपर से, वाटर बॉडी को कवर कर लेगी, जैसे हम विंटर किल में देख रहे थे आइस की एक लेयर हो गई, उसी तरह से अगर ये एल्गी की एक लेयर हो जाती है ज्यादा ही क्वांटिटी में, तो उसे हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम्स या वाटर ब्लूम्स। क्या बोलते हैं? एल्गल ब्लूम्स या वाटर ब्लूम्स, यानी मोर देन इनफ क्वांटिटी में एल्गी यहाँ पे डिपॉजिट हो गई है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए थे, लेकिन अब ये ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि ये एल्गी क्या करेगी, बहुत ज्यादा नाइट्रोजन फॉस्फोरस को रिलीज करेगी, यानी न्यूट्रिएंट्स भी ओवर हो जाएंगे। जब ओवर हो जाएंगे तो यहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंस बनने लगेंगे, जैसे H2SO, अमोनिया, CH4 मीथेन, ये ओवरडोज की वजह से टॉक्सिक हो जाएंगे। फिर उसके बाद इन टॉक्सिक मटेरियल को कौन कंज्यूम कर रहा है? जो वहां पे रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फिशेस वगैरह हैं, तो उन पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज, अब यहाँ से जो सन की लाइट आ रही है, क्योंकि एल्गल ब्लूम्स की एक लेयर बन गई है तो सन की लाइट प्रॉपर उस वाटर बॉडी में नहीं जा पाएगी, तो यहाँ पे एनर्जी लॉस हुआ। तीसरा, यहाँ पे हम देखेंगे जो ऑक्सीजन है जो कि एटमॉस्फेयर से वाटर में जाती है वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का फ्लो है, सप्लाई है, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो टॉक्सिसिटी भी बढ़ी और ऑक्सीजन का सप्लाई भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो यहाँ रहने वाले जो मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं वो धीरे धीरे करके डाई हो जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम्स या वाटर ब्लूम्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम इसको सीक्वेंस में देखें तो एग्रीकल्चर रन ऑफ जो होता है, अनट्रीटेड सीवेज होता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखी जाती है। यानी कि जो एल्गल ब्लूम्स बढ़ते हैं वो क्यों बढ़ते हैं? द रीजन इज एग्रीकल्चरल और हाउस होल्ड वेस्ट जो वाटर बॉडी में जा रहा है अनट्रीटेड। फिर उसके बाद क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन टू द एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये एग्रीकल्चर वेस्ट निकला, कहाँ पहुंच गया? एक्वेटिक इकोसिस्टम में पहुंच गया। जैसे ही पहुंचा, न्यूट्रिएंट का एक्यूमुलेशन और एनरिचमेंट हो गया, यानी न्यूट्रिएंट्स का ओवरडोज हो गया। वो न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे? ट्रांसपोर्टेशन टू द एक्वेटिक इकोसिस्टम, न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेशन एंड एनरिचमेंट। हाँ, फिर ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी जिसकी वजह से एल्गल ब्लूम्स बन गए। रेस्ट्रिक्ट्स द सनलाइट, सनलाइट का पेनिट्रेशन खत्म हो जाएगा। अंडरग्राउंड एक्वेटिक एल्गी प्लांट्स डाई। यहाँ पे क्या होगा? अंडरग्राउंड जब एक्वेटिक एल्गी बहुत ज्यादा स्प्रेड होने लगेगी तो जो अच्छे प्लांट्स थे वो धीरे धीरे मरने लगेंगे या खत्म होने लगेंगे। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन कंज्यूम्स द अवेलेबल ऑक्सीजन इन द इकोसिस्टम। क्यों मरने लगेंगे? क्योंकि जो एल्गल ब्लूम्स है सारी की सारी ऑक्सीजन वैसे ही कम हो रही है, जो भी ऑक्सीजन है वही कंज्यूम कर लेंगे, तो दूसरे प्लांट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और वो प्लांट्स भी वहां पे डाई हो जाएंगे। एनॉक्सिया कंडीशन यानी डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन खत्म, सारी की सारी एल्गी ने ही कंज्यूम कर ली। ऑल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इन द डाई ड्यू टू लैक ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिग्रेडेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, इस तरह से पूरा एक्वेटिक सिस्टम जो है वो गड़बड़ हो जाएगा और धीरे धीरे डिग्रेड होने लगेगा। फिर हम देखते हैं डिक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी। अब एल्गल ब्लूम्स बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो गया, जो बची हुई ऑक्सीजन है वो भी एल्गी ने ले ली, एल्गल ब्लूम्स ने ले ली, तो क्या होगा? वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है वो धीरे धीरे करके एकदम से खत्म होने लगेगी। फिर है इन्वेसिव स्पीसीज। अब ऐसी कंडीशन में कई सारी टॉक्सिक स्पीसीज वहां पे आ जाएंगी। इन्वेसिव स्पीसीज हम जिन्हें कहते हैं, जो दूसरी अच्छी स्पीसीज को हार्म पहुंचाएंगी। फिर है टॉक्सिसिटी। अभी मैंने बताया कि जो भी ऑक्सीजन है वो किसने ले ली? एल्गी ने। और एल्गी ने क्या किया? बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वहां पे छोड़े, और जो न्यूट्रिएंट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? टॉक्सिक केमिकल्स में। तो टॉक्सिसिटी वाटर में बढ़ जाएगी। अब मिटिगेशन मेजर्स क्या है?
कैसे हम इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं? द इंटरफेस बिटवीन अ फ्लोइंग बॉडी ऑफ वाटर एंड लैंड created near the waterways, farms, roads, etc. Sediments and nutrients are deposited in buffer zone instead of deposition in water. यानी जो भी चीजें हम वाटर में वेस्ट जनरेट कर रहे हैं उसको धीरे धीरे कम करना. The successful method of minimizing the non-point pollution, they are nitrogen testing and मॉडलिंग. यानी समय समय पर अगर हम नाइट्रोजन या फास्फोरस की टेस्टिंग करते रहेंगे तो हमें पता चल जाएगा एक फिक्स पॉइंट पे कि अब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे हो रहे हैं, यानी धीरे धीरे करके एल्गल ब्लूम्स की कंडीशन बनने वाली है. तो अगर हमें पहले ही पता चल जाता है तो हम उसे किसी तरह से रोक सकते हैं. तो ये भी याद रखना, नाइट्रोजन टेस्टिंग और मॉडलिंग किसको प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है? एल्गल ब्लूम्स या वाटर ब्लूम्स को प्रिवेंट करने के लिए. ये हम पढ़ चुके हैं. जो एल्गल ब्लूम्स हैं वो ब्लू, ब्राउन, ग्रीन और रेड कलर की भी हो सकती है. अब रेड कलर की जो होती है उसे हम बोलते हैं रेड टाइड्स या मिसनोमर्स. जब यही एल्गल ब्लूम्स रेड कलर में पूरे वाटर पे स्प्रेड हो जाते हैं, एक लेयर बना लेते हैं, तो वाटर का कलर रेड समझ में आने लगता है और उसी को हम बोलते हैं रेड टाइड्स या मिसनोमर्स. कॉजेस क्या है, रीजन क्या है, कंसिक्वेंसेस क्या है, ये हम ऑलरेडी पिछले स्लाइड में देख चुके हैं. वही कंसिक्वेंसेस होंगे जो एल्गल ब्लूम्स के हो रहे हैं, बस इसका कलर रेड है इसीलिए हम इसे रेड टाइड्स या मिसनोमर्स बोलते हैं. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है. मस्ट फोकस ऑन दिस टॉपिक. सो आज के लेक्चर में बस इतना ही. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे. तब तक बी इन टच विद अस.